अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी और इंट्रोडक्शन देखा कि सेकंड ऑर्डर सर्किट्स क्या होते हैं और इनका किस तरीके से इनिशियल कंडीशंस इनके ऊपर अप्लाई होती हैं। इस लेक्चर में हम सोर्स फ्री सीरीज़ और सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट्स को देखेंगे कि उनका रिस्पांस क्या होता है। जब सोर्स फ्री की बात करते हैं हम तो हमेशा हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि हम अपने सर्किट का नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट करने लगे हैं और नेचुरल रिस्पांस में इनिशियल कंडीशंस किस तरह से अप्लाई होती हैं, उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमने चैप्टर 7 में RC RL सर्किट्स का जब हमने नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट किया था, सोर्स फ्री रिस्पांस कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो उन्हीं बेसिस को लेके हम चलते हैं आगे और जस्ट इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम जो इक्वेशंस यूज़ करते थे वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होती थी, इसीलिए उन सर्किट्स को हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स कहते थे। और यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। और जैसा कि RLC का मतलब है कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों एलिमेंट्स इन सर्किट्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो दो टॉपिक्स आज के लेक्चर का हिस्सा हैं। फर्स्ट वन विल बी द सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट्स एंड द लास्ट वन और द सेकंड वन विल बी द सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट्स। और इसमें हम डिटेल्स देखते हैं। फर्दर अगर हम सर्किट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि तीनों एलिमेंट्स से सिमिलर करंट पास आउट हो रहा होगा, जबकि तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर करंट क्या फ़्लो कर रहा है, आई, जबकि वोल्टेजेस की वैल्यूज़ क्या हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट है, इंडक्टर के अक्रॉस डिफरेंट है और कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट है। कंसीडर दी सर्किट शोन। इस सर्किट को कंसीडर करते हुए द एनर्जी एट t इज इक्वल टू ज़ीरो इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। t इज इक्वल टू ज़ीरो पे कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट एंड इन द इंडक्टर रिप्रेजेंटेड बाय I नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर जो एट t इज इक्वल टू ज़ीरो एनर्जी स्टोर्ड है वो V नॉट है, इसके अंदर जो स्टोर्ड है वो I नॉट है। V ज़ीरो को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करके जो हमने कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट की थी, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो आई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। और आई नॉट की वैल्यू क्या होगी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आई नॉट होगी। मीन्स के जो करंट इस लूप से फ्लो कर रहा होगा वही करंट आई नॉट होगा। ठीक है, इसके बाद इस लूप के ऊपर इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल KVL अप्लाई करते हैं। जब KVL अप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी IR और RI। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी L ओवर डी आई, L इंटू डी आई ओवर डी टी। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी दैट विल बी 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t I tau d tau is equal to ज़ीरो। सो सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए इस सर्किट का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो RI का डेरिवेटिव है वो आ जाएगा सिंपल DI ओवर DT और इसको L से आपने डिवाइड भी करना। तो RDI ओवर DT इंटू R ओवर L DI ओवर DT। तो ये इसकी वजह से हो गया। L DI ओवर DT, L से डिवाइड करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। DI ओवर DT का डेरिवेटिव लेंगे तो DI स्क्वायर ऑफ D स्क्वायर ऑफ I डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर।
तो ये इस तरह से आ जाएगा और इससे इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा और सिंपल जो आपके पास बचेगी वैल्यू वो I/LC बचेगी इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने पहला काम करना है कि आपने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक इनिशियल करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और एक आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है di/0/dt से। तो ये जो पहली इक्वेशन हमने देखी, इस इक्वेशन को अगर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें तो ये i की जगह पे I0 आ जाएगा, di की जगह पे di0 आ जाएगा और यहाँ पे i की जगह पे इस सारी वैल्यू को हम V0 कह देंगे जो कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस इक्वेशन को रीशफल करना है, V0 को इस तरफ ले आएँ तो नेगेटिव हो जाएगा, Ri0 को इस तरफ ले आएँ तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव को कॉमन ले लें और L को इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 1/L माइनस Ri0 प्लस V0। ये सिंपल आपके पास शफलिंग के बाद di/0/dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन निकाली थी उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में i की वैल्यू अननोन है। तो हम अब तक जो नेचुरल रिस्पांस RE या RL सर्किट्स का कैलकुलेट करते आए हैं वहाँ पे हमने देखा था कि i इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन दिस फॉर्म AES ऑफ t। कुछ एक्सपोनेंट की फॉर्म में डिकेइंग एक्सपोनेंट इस तरह का होता था जिसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था। वहाँ पे टॉ की वैल्यू थी, यहाँ पे हम उस वैल्यू को s कह देते हैं। ठीक है, अब आपने सिंपल इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में i की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो i यहाँ पे डालेंगे तो AEST आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो अगेन AEST आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे तो AEST आ जाएगा। अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलाज। अगर आप किसी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लें जिसमें ऊपर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो आपके डेरिवेटिव के साथ, जिस वेरिएबल के रिस्पॉन्ड आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और e⁻k(x) एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो AEST एज इट इज़ आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी साथ मल्टीप्लाई और a एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी AEST आ जाएगा और s साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी AEST आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब आपने क्या करना है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है क्योंकि दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। दूसरी दफ़ा जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ जो s था वो s² हो जाएगा, यहाँ पे जो s था वो सिंगल s रहेगा और ये डेरिवेटिव आपका ख़त्म होगा और I/LC एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, जबकि ये वैल्यू i की ख़त्म हो जाएगी और ये 1/LC आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपने जो इक्वेशन आएगी उससे AEST को कॉमन ले लेना और अंदर जो इक्वेशन बचेगी s² प्लस R/LS प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि AEST हमने करंट सपोज किया था तो ये तो 0 नहीं हो सकता, हम सिंपल इस वैल्यू को, इस इक्वेशन के पोर्शन को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और ये इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जाए जो कि कुछ इस तरह से होता है तो इसके दो रूट्स कैलकुलेट हो सकते हैं। एक रूट इसका आएगा कुछ S1 और एक रूट आएगा S2। अल्फ़ा क्या है, R/2L। ठीक है, जब इसका रूट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी आसानी के लिए हमने R/2L को हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया और ω0 को 1/√LC कंसिडर कर लिया और इस इक्वेशन में रूट्स में प्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसको हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर, जो ω0 है इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और S1 एंड S2 आर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है जब भी कोई प्रॉब्लम हमें गिवन होगा। अब हमने क्या करना है, हमें तीन केसेस दरकार होते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं जब हम अल्फ़ा और ω0 फाइंड आउट करते हैं। पहला केस क्या होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन ω0 हो, इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड केस।
दूसरा केस होता है अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड केस। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर लेस देन ओमेगा नॉट हो तो इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड केस। इन तीनों केसेस को हम बारी बारी आगे डिस्कस करते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो तो इसको हम इसके करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, A1 ऑफ टी प्लस A2 ऑफ टी। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट हो तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, A2 प्लस A1 ऑफ टी इंटू ई माइनस अल्फ़ा ऑफ टी। और अगर अंडर डैम्प्ड का केस हो, ए लेस देन ओमेगा नॉट हो, अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट हो, तो ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके ग्राफ्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको गिवन है कि करंट की वैल्यू किस तरीके से आप अटेन कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको गिवन है और 3 केसेस आपके हो सकते हैं। तो आपने जब भी नेचुरल रिस्पांस कैलकुलेट करना है सीरीज़ RLC सर्किट का, तो सबसे पहले आपने इनिशियल कंडीशंस के तहत di0 डिवाइडेड बाई dt फाइंड आउट करना है, या इनिशियल कंडीशंस के तहत आई नॉट और वी नॉट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने अल्फ़ा और ओमेगा नॉट फाइंड आउट करना है। थर्ड केस में आपने ये डिसाइड करना है आइदर योर कैलकुलेटेड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन ओमेगा नॉट। तो इन तीनों में से कोई एक केस होगा, जो भी केस होगा उसके कॉरेस्पॉन्ड आपको इक्वेशन गिवन है। इस इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशंस बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा इसको शॉर्टली देख रहे हैं तो इसलिए आई ऑफ टी की वैल्यू आप यूज़ करेंगे अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, और ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे अगर अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स हमें किस तरह की आ सकती हैं। ये एक सर्किट है जो हमें पीछे गिवन था, आर एल और सी, तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है। आर इज इक्वल टू 40 ओम, एल इज इक्वल टू 4 हेनरी, सी इज इक्वल टू 1/4 फेरेड। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैलकुलेट करने हैं, और आपने बताना है कि इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर अल्फ़ा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें तो आप ये बता सकते हैं कि ये तीनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी हमारी प्रॉब्लम पे फॉल करती है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू R/2L, ठीक है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब अगर रूट्स कैलकुलेट करने हैं हमने, तो S1 उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ प्लेस करनी है अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस से एक माइनस से। तो S1 इज इक्वल टू -0.101, ये एक वैल्यू आ गई। S2 इज इक्वल टू -9.899, ये दूसरी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे उसने बता दिया क्योंकि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट तो ये ओवर डैम्प्ड होगा। अगर आपसे करंट की वैल्यू भी मांगी होती फिर आप सारा प्रोसीजर करते जो हम पीछे डेरिवेशन में करके आए, लेकिन हमसे सिर्फ दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक तो रूट्स पूछे हुए हैं, दूसरा डैम्पिंग कंडीशन पूछी हुई है कि आपका सर्किट का नेचुरल रिस्पांस जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद फिर ये सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको गिवन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे अल्फ़ा 1 आ गया, ओमेगा नॉट 10 आ गया, इनको कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद रूट्स कैलकुलेट करें, तो ये हमारा आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस लेक्चर का वो है सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट्स। इसमें क्या होगा कि वहाँ पे सीरीज़ में आपके सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट थे, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज़ में आपका करंट सेम था, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट होगी। वहाँ पे वोल्टेजेस डिफरेंट थे, करंट सेम था। करंट सेम था तो करंट फाइंड आउट करते थे, वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस के तहत आपने आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंडक्टर के अक्रॉस, और वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपेसिटर के अक्रॉस। जब ये आ जाएगा उसके बाद आपने अपने नेटवर्क को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि वहाँ पे आपने KVL अप्लाई किया था क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, और यहाँ पे आप करंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। तो KCL अप्लाई करेंगे सिंपल इस V नोड के ऊपर,
all currents are leaving this node, so you can sum up all the currents IR plus IL plus IC. once you got this, आपको पता है आई आर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट आप निकाल सकते हैं वी ओवर आर से, आई एल के अक्रॉस आप वैल्यू निकाल सकते हैं 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी, तो वी टॉ डी टॉ प्लस सी डी वी ओवर डी टी विल गिव यू आई सी। तो ये सारी वैल्यूज 6th चैप्टर से हमने निकाल ली हैं। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, डेरिवेटिव लेंगे क्यों, क्योंकि इस इंटीग्रल को ख़त्म करना है। इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी और इसके साथ ये टर्म आ जाएगी। अब आपने जैसे वहाँ पे करंट को सपोज किया था ए ई एस टी, यहाँ पे आप वोल्टेज को सपोज कर लेंगे और इस वैल्यू को प्लेस करेंगे इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में। यहाँ पे प्लेस कर दिया तो ए एस स्क्वेयर ई एस टी प्लस 1/A एस ई ऑफ एस टी प्लस 1/L ए ई एस टी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में से ए ई एस टी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और सी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सिंपल ये जो है ये अंदर बच जाएगा और ए ई एस टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे वहाँ पे बिल्कुल उसी के तरह से यहाँ पे भी होगा। अब ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे अप्लाई करोगे, इससे आपके दो रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आपके होंगे S1 और S2। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1/2RC होगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/LC होगी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अल्फ़ा जो है अगेन डैम्पिंग फैक्टर होगा और ओमेगा नॉट आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उसी तरह अप्लाई करोगे जैसे आपने उस केस में किया था। तो यहाँ पे अगेन 3 केसेस में आप जाओगे। if your alpha is greater than omega naught, it is overdamped case. If alpha is equal to omega naught, it is critically damped case. If alpha is less than omega naught, it is underdamped case. तो ये आपके पास तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी, जहां आप सॉल्व कर रहे होंगे उस इक्वेशन को आप यूज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में RLC सीरीज़ और RLC पैरेलल के केस में आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर तो इन 5 में से कोई चीज़ पूछी हुई है तो आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपसे पहले 2 स्टेप्स नहीं पूछे हुए, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम्स में नहीं पूछा था, तो आप सिर्फ अल्फ़ा और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करोगे, इनको कंपेयर करोगे और आप रूट्स कैलकुलेट कर लोगे डायरेक्टली। लेकिन अगर सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ जाए तो उस केस में सबसे पहले t<0 पे v0 एंड i0 फाइंड आउट कर लोगे, चाहे पैरेलल सर्किट हो चाहे सीरीज सर्किट हो। उसके बाद सेकेंड नंबर पे सीरीज के केस में di(0) डिवाइडेड बाय dt कैलकुलेट करोगे थ्रू KVL, और अगर आपका पैरेलल का केस हो तो वहाँ पे dv0 डिवाइड बाय dt थ्रू KCL फाइंड आउट कर लोगे। अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सीरीज़ के लिए अलग हैं, पैरेलल के लिए अलग हैं। इसकी बेस पे कंपैरिजन की बेस पे अल्फ़ा और ओमेगा नॉट के आप डिसाइड करोगे कि v ऑफ t की कौन सी इक्वेशन लगेगी या i ऑफ t की कौन सी इक्वेशन लगेगी। उस इक्वेशन के तहत आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। ये 5 स्टेप आपके सीरीज में भी होंगे, ये पैरेलल में भी होंगे। अब एक प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर पैरेलल का ये प्रॉब्लम है, जिसमें r आपको गिवन है, l गिवन है, c गिवन है, इनकी वैल्यूज गिवन है, और इनिशियल कंडीशन के तहत v0 गिवन है और i0 गिवन है। पहला स्टेप क्या है, t<0 पे v0 आपने फाइंड आउट करना है, i0 आपने फाइंड आउट करना है, जो कि दोनों वैल्यूज गिवन है, इसमें हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, dv0 और dt आपने फाइंड आउट करना है थ्रू KCL। तो KCL इस पे अप्लाई करेंगे, IRT I प्लस करंट्स लीविंग दिस नोड इज इक्वल टू करंट एंटरिंग, वो फार्मूला आपने अप्लाई किया तो t की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर दिया, IR0 I0 IC0। यहाँ पे आपने v0 ओवर r I0 प्लस c dv0 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0, इसमें सारी वैल्यूज़ जो आपके पास हैं वो आप प्लेस करोगे। वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा dv0 डिवाइड बाई dt का, दैट विल बी -260। इसके बाद आपने थर्ड पॉइंट पे आपने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, ओमेगा नॉट फाइंड आउट करना है और इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। अल्फ़ा की वैल्यू 26 आई, ओमेगा नॉट की वैल्यू 10 आ गई। 10
लेसर देन 26, सो ये केस आपका ओवर डैम्प्ड होगा। जब ओवर डैम्प्ड होगा तो आपने इक्वेशन जो यूज़ करनी है वो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। इस इक्वेशन में A1 रिक्वायर्ड है, S1 रिक्वायर्ड है, A2 रिक्वायर्ड है, S2 रिक्वायर्ड है। तो रूट्स आप S1 और S2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, जो हमें इक्वेशन जैसे हमने फाइंड आउट किए थे पहले, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। तो एक -2 आएगी, एक -50 आएगी। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में अगेन प्लेस कर दिया तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन इसमें A1 और A2 की वैल्यूज़ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, जहां हमें A1 और A2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे और t की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे। जब t 0 प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। e पावर 0 इज 1, e पावर 0 इज 1, इट विल बी A1, इट विल बी A1। v ऑफ 0 हमने गिवन था 5 वोल्ट्स, तो ये 5 वोल्ट्स एज इट इज आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई, A1 प्लस A2 इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, ये जब वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, dv0 डिवाइडेड बाई dt फाइंड आउट करना है। तो इसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारी इक्वेशन इस फार्मूला के तहत -2A1e -2 ऑफ t -50A2e -50t, यहाँ पे t की वैल्यू 0 प्लेस करें तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, A1 विल बी दिस वन, A2 विल बी दिस वन, और इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। ये आपका फाइनल वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी पैरेलल के केस में। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर कोई मसला मसाइल हो, होपफुली आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो दो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।